छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगे. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखे. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडे आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल. मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला व व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. छगन भुजबल शपथ ले चुके हैं महाराष्ट्र की राजनीति में. देखिए आज से नई शुरुआत. अजीत पवार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं छगन भुजबल. इन्होंने भी शपथ ले ली और तमाम लोग अभी शपथ लेने वाले हैं जो पहुंचे हुए हैं. बारी बारी से सबका नंबर. अब छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन साहिल जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. साहिल, आप हमें सुन पा रहे हैं? अब साहिल, ये लड़ाई आप कहां देखते हैं क्योंकि ये भी बहुत लंबी लड़ाई होनी है. देखिए अभी ये लड़ाई लंबी इसलिए भी होगी क्योंकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि ये पार्टी की मीटिंग नहीं थी, ये विधायकों ने बैठक बुलाई थी और विधायक वहां पर जाकर शपथ ले रहे हैं. अब क्या एनसीपी अधिकृत तौर पर, एक बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है. एनसीपी क्षेत्रीय पार्टी है. जिस तरीके से शिवसेना थी, शिवसेना में फूट के बाद में हमने देखा कि एकनाथ शिंदे माना जा रहा था कि पहले फूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, किसी नए पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने शिवसेना पर दावा रखा और आखिरकार चुनाव आयोग से उन्होंने शिवसेना का नाम और सिंबल दोनों अपने पास ले लिया. क्या अजीत पवार भी उसी के तर्ज पर इलेक्शन कमीशन के पास दावा करेंगे या शरद पवार उनके साथ लड़ाई किए बिना एनसीपी को उनके साथ जाने के लिए मंजूरी देंगे? क्योंकि यह भी खेल हो सकता है कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष है. जिस तरीके से नागालैंड में हमने देखा कि एनसीपी ने कहा कि वहां के विधायकों ने तय किया और जिस मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल है उनको उन्होंने समर्थन दिया है. क्या उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी शरद पवार ये भूमिका ले सकते हैं क्या कि पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जो पार्टी के विधायक हैं उन्होंने तय किया है, इसके लिए महाराष्ट्र के ये जो लोग हैं वो एकनाथ शिंदे के समर्थित मंत्रिमंडल में शामिल हो गए. क्या उस तरीके से कोई अलाइनमेंट की जाएगी? क्या यह देखना बड़ा जरूरी होगा क्योंकि नागालैंड में बीजेपी समर्थित सरकार में एनसीपी पहले से शामिल है और तब एनसीपी ने यह बात रखने की कोशिश की थी कि हमारे वहां के विधायकों ने तय किया है कि हमें बीजेपी के साथ वाली सरकार में जाना है, इसके लिए वो वहां पर जाकर बैठे हुए हैं. यह बात वो कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे थे. क्या इसी तर्ज पर यह बात रहेगी? यह देखना बड़ा जरूरी होगा. साहिल, अगले मंत्री अब शपथ ले रहे हैं. दिलीप वळसे पाटील शपथ ले रहे हैं. दिलीप वळसे पाटील ये इससे पहले गृह मंत्री रह चुके हैं. दिलीप वळसे पाटील अब शपथ ले रहे हैं. और शपथ के साथ ही बड़ा सवाल साहिल, जैसा आप भी कह रहे हैं कि अब असली एनसीपी कौन? अब तो लड़ाई इसकी भी होगी. भविष्य में बहुत कुछ अभी देखना होगा. बहुत लंबी लड़ाई, बहुत अभी आगे खेल बाकी है. देखिए दो चीजें इसमें हो सकती है. इसमें पहली चीज ये होगी कि एक तो ये देखना है कि क्या शरद पवार इसको किस तरीके से देते हैं. क्या शरद पवार पार्टी को टूटने देंगे
पार्टी का जो कमान है, क्या उसके लिए अजित पवार के साथ वो लड़ाई करेंगे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच हुई थी, या फिर वो सीधा नागालैंड का रूट अपनाएंगे कि जिसमें नागालैंड में उन्होंने ये भूमिका ली कि पार्टी का समर्थन नहीं है, वहां के विधायकों ने डिसाइड किया कि सरकार के साथ जाना है और वो लोग वहां पर चले गए। क्या उसी के तर्ज पर यह बात होगी? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने भुगता है वही आज शरद पवार को शायद उसका सामना करना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि अमित शाह के खिलाफ दोनों लामबंद हो गए थे, उद्धव ठाकरे और अजित पवार। आज की स्थिति में उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी छीन चुकी है। क्या शरद पवार पर भी यही बात आती है? वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी एक अहम बात, इस पूरे मंत्रिमंडल में जो 9 नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसमें से हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल और अदिति तटकरे, अदिति तटकरे के पिता सुनील तटकरे, इन सबको लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही थी। ईडी ने इनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई थी। आज वही लोग इस मंत्रिमंडल में भी शामिल हो रहे हैं, तो यह भी एक मुद्दा होगा। क्योंकि कुछ ही दिन पहले, जैसे मैंने कहा, कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एनसीपी ये भ्रष्टाचार से घिरी पार्टी है, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप एनसीपी से लगे हुए हैं, और जिसमें जो भ्रष्टाचार के मुद्दों का नाम प्रधानमंत्री ले रहे थे उसमें सिंचाई घोटाले का नाम था, उसमें दूसरा नाम इनका भी था, जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव, और दोनों में अजित पवार का नाम था। तो यह भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कई बार हमने देखा है पॉलिटिकल सिनेरियो में, इतिहास में भी, मौन सहमति भी बहुत कुछ कहती है। कहीं इस बार भी तो शरद पवार का कोई मौन सहमति तो इसमें ऐसी नहीं। देखिए, यही बात देखना अभी बाकी है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था, जो अंदर से बात हो रही थी, कि जब तक शरद पवार की मौन सहमति नहीं मिलेगी तब तक ये मामला नहीं हो सकता। पवार के खिलाफ जाकर इस तरीके से बगावत करने की कोशिश एक बार अजित पवार ने 2019 में की थी, उनका समर्थन उनको नहीं मिल पाया था। लेकिन क्या अब यह समर्थन है या नहीं है, इसलिए मैंने नागालैंड का एग्जांपल देने की कोशिश की है। नागालैंड में 7 विधायक थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, वहां पर सरकार बन चुकी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी थी, बीजेपी के साथ वहां की जो लोकल पार्टी है एनपीपी, उनकी वहां पर सरकार बन चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद एनसीपी के विधायकों ने वहां पर जो बहुमत की सरकार है उसी को समर्थन दिया। आज की स्थिति में महाराष्ट्र में हम क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार, ये बहुमत की सरकार है, उन्हें किसी भी विधायक के समर्थन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एनसीपी के ये विधायक जाकर अब उन्हें समर्थन दे रहे हैं और शपथ भी ले रहे हैं। मौन सहमति इसलिए साहिल कराता है कि क्या अब मौन सहमति इसलिए कि जो भी उनके कर्ता धर्ता थे, जो भी उनके बड़े नेता थे, जो भी कद्दावर लीडर थे, जिनकी एक अपनी अहमियत थी, साख थी, सब तो अभी राजभवन में बैठे हुए हैं। फिर शरद पवार के पास है कौन? शरद पवार, सुप्रिया सुले, इसके अलावा कोई और नाम तो ध्यान नहीं आता जहन में। देखिए, ऐसा है कि नेता शरद पवार ये कई बार कहने की कोशिश कर रहे थे कि नेता अलग है, विधायक अलग है और पार्टी अलग है। इससे पहले जब उन्हें पूछा गया कि क्या बीजेपी के साथ आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि विधायक जा सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं जाएगी। पार्टी सिर्फ विधायकों से नहीं बनती है, पार्टी कार्यकर्ताओं से, कैडर से और बाकी चीजों से भी बनती है।